नमस्कार और इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज की बातचीत हम एक जापानी कहावत से शुरू करते हैं। केवल सक्रिय रहना ही आपको 100 साल जीने की इच्छा देगा। वाह, ये कहावत तो बिल्कुल आज के विषय इकिगाई के दिल को छूती है, जिसे लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य भी कहते हैं। बिल्कुल। और इसी रहस्य को थोड़ा और समझने के लिए हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस की किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के कुछ खास विचारों पर बात करेंगे। जी। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये इकिगाई आखिर है क्या, इसका लंबी उम्र से, खासकर ओकिनावा जैसी जगहों पर क्या संबंध है। हाँ, और कैसे हम सब इसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। हाँ, और इसमें हम आहार, रोजमर्रा की गतिविधि, सोच और यहाँ तक कि फ्लो यानी किसी काम में पूरी तरह खो जाने की अवस्था, इन सब पहलुओं को भी देखेंगे। सही कहा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए। ये शब्द इकिगाई सुनने में ही थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। इसका एक मतलब तो बताया जाता है हमेशा व्यस्त रहने की खुशी, पर इसका असली मतलब वो तो शायद इससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये असल में जीवन का उद्देश्य, या कह लीजिए सुबह बिस्तर से उठने का कारण है। और ये माना जाता है कि हम सबके अंदर अपना एक इकिगाई छिपा होता है। सबके अंदर? जी, बस उसे खोजने की, पहचानने की देर है। ये कोई बहुत बड़ा फलसफा नहीं, बल्कि जीने की एक सीधी सादी सच्ची वजह है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इसे सीधे सीधे लंबी उम्र से जोड़ा जाता है, खासकर ओकिनावा में। हाँ, ओकिनावा। वहां तो दुनिया में सबसे ज्यादा शतायु, मतलब 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। मैंने पढ़ा था प्रति 100,000 लोगों पर करीब 24-25 लोग। ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा। वहाँ ओगीमी नाम का एक गांव है, उसे तो शताइयों का गांव ही कहते हैं। अच्छा। और एक और खास बात देखिए, जापानी भाषा में रिटायरमेंट मतलब काम से पूरी तरह से छुट्टी ले लेना, वैसा कोई सटीक शब्द है ही नहीं। सच में? हाँ, लोग अक्सर वही काम करते रहते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है, जिससे उन्हें लगाव है, जब तक उनका शरीर साथ देता है। यही तो इकिगाई है, एक उद्देश्य के साथ सक्रिय रहना। ये ओकिनावा उन 5 ब्लू जोन्स में से एक है ना? जी। जहां लोग बहुत लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। जी बिल्कुल। बाकी 4 हैं सार्डिनिया इटली में, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया में, निकोया कोस्टारिका में और इकारिया ग्रीस में। और इन सभी जगहों में कुछ चीजें कॉमन है, जी। जैसे खान-पान, कसरत। हाँ, खान-पान, नियमित हल्की-फुल्की कसरत, जीवन में एक उद्देश्य होना, जिसे ओकिनावा में इकिगाई कहते हैं, और बहुत मजबूत सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध। ओकिनावा में ये कैसे होते हैं? कुछ खास है वहाँ? हाँ, वहाँ मोआई नाम की एक बहुत पुरानी और अद्भुत परंपरा है। ये छोटे-छोटे अनौपचारिक से ग्रुप होते हैं। मोआई? जी, मोआई। इसमें लोग एक दूसरे का भावनात्मक और यहाँ तक कि कभी-कभी आर्थिक रूप से भी साथ देते हैं। ये शुरू हुआ था शायद मुश्किल वक्त में किसानों की आपसी मदद से। अच्छा। सदस्य रेगुलरली मिलते हैं, बात करते हैं और हर महीने एक छोटी सी रकम जमा करते हैं। पैसे भी? हाँ, एक छोटा सा योगदान, जिसे फिर जरूरत पड़ने पर किसी सदस्य की मदद के लिए या फिर समूह की मौज मस्ती, कोई पार्टी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे एक अपनेपन और सुरक्षा की भावना बनी रहती है। ये तो कमाल है। मतलब समुदाय का साथ इतना जरूरी है लंबी उम्र के लिए, और शायद यही भावना इस चारीबा चोड़े कहावत में भी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस चारीबा चोड़े का मतलब है एक बार मिलो तो भाई जैसे, मतलब हर किसी से एकदम अपनेपन से पेश आना। वाह। तो ये इकिगाई, ये मजबूत समुदाय, इनके अलावा ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र के पीछे उनकी पूरी जीवन शैली है। उनमें पुरानी बीमारियां जैसे दिल की बीमारियां, कैंसर, ये सब काफी कम होती हैं। उनमें गजब की जीवन शक्ति होती है। महिलाओं में भी रजोनिवृत्ति के लक्षण काफी हल्के होते हैं और बुढ़ापे तक हार्मोन का स्तर अच्छा बना रहता है। और दिमागी सेहत, डिमेंशिया वगैरह, वो भी, डिमेंशिया की दर भी काफी कम है। ये सब उनकी जीवन शैली से जुड़ा है। जीवन शैली में खान पान का तो बहुत बड़ा रोल होगा। मैंने वो हारा हाचीबू के बारे में सुना है, पेट को सिर्फ 80% तक भरना। ये कैसे काम करता है? सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। हाँ, सुनने में आसान है, पर यह बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। मतलब जब आपको लगे कि पेट लगभग भर गया है, बस भरने ही वाला है, तभी खाना बंद कर दें। ठीक। इससे पाचन बेहतर होता है और माना जाता है कि यह कोशिकाओं पर ऑक्सीडेटिव तनाव कम करता है। मतलब सेलुलर एजिंग थोड़ी धीमी हो सकती है। अच्छा।
और ओकिनावा में लोग छोटी प्लेटों में खाते हैं, ये भी सुना है। हाँ, ये भी एक तरीका है। छोटी प्लेटें होंगी तो स्वाभाविक रूप से आप कम खाएंगे। उनका औसत कैलोरी इंटेक भी काफी कम होता है, करीब 1800-1900 कैलोरी। और अमेरिका जैसे देशों में 18 से 22 के बीच रहता है। तो वो खाते क्या है फिर? मतलब इतनी कम कैलोरी में क्या खाते हैं? कोई जादुई चीज? हाँ, कोई एक जादुई चीज तो नहीं है, पर उनके खाने का एक पैटर्न है। उनका आहार मुख्य रूप से पौधों पर आधारित है। सब्जियां? हाँ, ढेर सारी सब्जियां, करीब 11 औंस रोज, और टोफू, शकरकंद जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मछली भी खाते हैं, हफ्ते में करीब 3 बार। और मांस, चीनी, नमक? मांस जैसे पोर्क वो कम मात्रा में खाते हैं। चीनी तो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, शायद बाकी जापान के मुकाबले 1/3। और नमक भी कम, लगभग 7 ग्राम रोज, जबकि औसत जापानी शायद 12 ग्राम खाते हैं। मतलब सादा खाना। बिल्कुल। और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, करेला जिसे वहां कोया कहते हैं, समुद्री शैवाल जैसे कोम्बू, नोरी, अच्छा। और सनपिंचा जो जास्मीन वाली ग्रीन टी होती है, और शिकवासा एक खट्टा फल जिसमें नोबिलिटीन नाम का तत्व काफी होता है। ये सब बहुत लोकप्रिय हैं। तो मूल रूप से प्राकृतिक साबुत खाना। जी, जो शरीर को पोषण दे और शायद उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करें। एक और बात, कम कैलोरी लेने से IGF-1 नाम का एक ग्रोथ फैक्टर कम होता है, जिसे लंबी उम्र से जोड़ा गया है। खान पान और समुदाय ये तो समझ आया, पर वापस उस इकिगाई पर आते हैं, मतलब उद्देश्य खोजना। पश्चिम में भी तो इस पर बात होती है, जैसे विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी। हाँ, बिल्कुल। लोगोथेरेपी का सार भी यही है, जीवन में अर्थ खोजना। फ्रैंकल, जो खुद ऑश्विट्स कंसंट्रेशन कैंप से जीवित निकले थे, उनका मानना था कि गहरे दुख में भी अर्थ ढूंढकर जिया जा सकता है। उनका वो मशहूर सवाल भी था ना? हाँ, कि आप आत्महत्या क्यों नहीं करते? इसके जवाब में ही व्यक्ति को जीने का कारण मिलता है। फ्रैंकल कहते थे कि जिसके पास जीने के लिए क्यों है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। ये तो बिल्कुल इकिगाई जैसा ही लग रहा है, एक मजबूत क्यों होना। जी, बिल्कुल। और जापान में भी इस तरह की कोई थेरेपी है? हाँ, शोमा मोरिता की मोरिता थेरेपी है। ये थोड़ी अलग है। पश्चिमी थेरेपीज अक्सर भावनाओं को बदलने या कंट्रोल करने पर जोर देती हैं। हाँ। जबकि मोरिता थेरेपी कहती है कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। तो फिर क्या करें? ध्यान अपनी भावनाओं पर नहीं, बल्कि अपने कामों पर लगाओ। जो करना जरूरी है वो करो। उनका मानना था कि काम करने से भावनाएं अपने आप बदल सकती हैं। अच्छा, मतलब एक्शन पर फोकस। जी। इसके भी 3 सिद्धांत हैं। भावनाओं को स्वीकारो, जो करना चाहिए वो करो, और जीवन का उद्देश्य खोजो। इसके 4 चरण भी हैं, जिनमें धीरे धीरे व्यक्ति को वापस समाज से जोड़ा जाता है। ये दोनों ही तरीके, फ्रैंकल का अर्थ खोजना और मुरिता का कर्म पे ध्यान देना, कहीं ना कहीं इकिगाई खोजने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। दोनों का लक्ष्य आपको एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाना है। उद्देश्य से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है फ्लो का। मिहाई सिक्सेंटमिहाई ने इसके बारे में बहुत लिखा है। हाँ, फ्लो। ये वो अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता, खुद का भी ध्यान नहीं रहता, जैसे कोई कलाकार पेंटिंग करते हुए या कोई खिलाड़ी खेलते हुए महसूस करता होगा। सही काम। ये तब होता है जब आप किसी ऐसी चुनौती पर काम कर रहे होते हैं जो आपकी स्किल के लिए एकदम सही हो, ना बहुत आसान कि बोरियत हो जाए, हाँ, और नहीं बहुत मुश्किल कि चिंता होने लगे। मतलब बिल्कुल सही लेवल की चुनौती। जी। और आपका लक्ष्य एकदम साफ होता है और आप पूरी तरह से उसी पल में होते हैं। ये एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव होता है। लेकिन आजकल की जिंदगी में इतनी भाग दौड़ है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल फोन, नोटिफिकेशंस, क्या ये फ्लो पाना आसान है? हमारा ध्यान तो हर वक्त बंटता रहता है। मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं, पर नामुमकिन नहीं है। फ्लो पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक समय में एक ही काम पर फोकस करना। मल्टीटास्किंग नहीं, लोग तो कहते हैं मल्टीटास्किंग अच्छी बात है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। असल में हमारा दिमाग मल्टीटास्क नहीं करता, वो बस तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है। ओह। और इस स्विचिंग में हमारी क्षमता घटती है, गलतियां होने की संभावना बढ़ती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी इस पर। पता चला कि इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है और यहां तक कि IQ स्कोर भी गिर सकता है। बाप रे, मतलब मल्टीटास्किंग फायदे की जगह नुकसान करती है। काफी हद तक। तो फ्लो के लिए सिंगल टास्किंग जरूरी है। तो फिर फोकस कैसे बढ़ाएं? इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? कोई तरीका है? हाँ, कुछ आसान सी रणनीतियां हैं जो मदद कर सकती हैं। जैसे जब काम कर रहे हो
तो अपने फोन को या तो दूर रख दें या साइलेंट मोड पर डाल दें। ये तो करना पड़ेगा। तकनीक से थोड़ा ब्रेक लेना, शायद दिन का पहला और आखिरी घंटा स्क्रीन से दूर रहें या हफ्ते में एक दिन टेक फास्टिंग या डिजिटल डिटॉक्स करें। टेक फास्टिंग ये क्या है? मतलब एक दिन के लिए फोन, लैपटॉप, टीवी वगैरह से दूरी बना लेना। अच्छा, और? पोमोडोरो तकनीक भी काफी काम की है। 25 मिनट पूरी तरह फोकस से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 25 मिनट काम, फिर ब्रेक। हाँ, ये सुना है मैंने। एक शांत जगह चुनें जहां आपको कोई परेशान ना करे, और काम शुरू करने से पहले एक छोटा सा रूटीन बना लें, जैसे 2-3 गहरी सांसें लेना। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब फोकस करने का समय है। मतलब अपने ध्यान को संभालना सीखना होगा। जी, सचेत रूप से। जापान में तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो अपने काम में पूरी तरह खो जाते होंगे। वो ताकुमी यानी कुशल कारीगरों के बारे में सुना है मैंने। हाँ, तकुमिडो कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। ये वो लोग हैं जो अपने हुनर को सालों साल, दशकों तक निखारते हैं और उसमें पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। स्टीव जॉब्स भी जापानी कारीगरों की बारीकी और उनके समर्पण के बहुत बड़े प्रशंसक थे। अच्छा। जी, ये सिर्फ बड़े कारीगरों या कलाकारों की बात नहीं है। ये किसी भी काम में उत्कृष्टता पाने का जुनून है। जैसे वो डॉक्यूमेंट्री है ज़ीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी। हाँ, देखिए मैंने, वो सुशी मास्टर ज़ीरो ओनो। हाँ, उनका अपने काम के प्रति समर्पण देखिए। हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना, चावल कैसे पकाना है, मछली कैसे काटनी है, ये फ्लो का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे शिंतो मान्यता से भी जोड़ सकते हैं, जहां माना जाता है कि हर चीज में, यहां तक के औजारों में भी कामी यानी आत्मा होती है, इसलिए उनका सम्मान करना जरूरी है। और स्टूडियो गिबली के हायाओ मियाज़ाकी, वो भी तो ऐसे ही हैं। हाथ से एनिमेशन बनाने के प्रति उनका जुनून। कहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी वो काम करते रहते हैं। बिल्कुल, ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि जब आप अपने इकिगाई से जुड़ जाते हैं, जब आप वो काम करते हैं जिससे आपको प्यार है और जिसमें आप माहिर हैं, तो काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो आपके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, संतोष मिलता है। ये तो बड़े कामों, कला या हुनर की बात हो गई। क्या रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों में, जो शायद थोड़े उबाऊ भी लगते हो, उनमें भी ऐसा कुछ मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। इसे माइक्रो फ्लो कह सकते हैं। माइक्रो फ्लो? जी, मतलब साधारण कामों में भी ध्यान लगाना और उनमें आनंद खोजना। किताब में टोक्यो के एक एलिवेटर ऑपरेटर का उदाहरण दिया है। वो अपने काम को पूरी गरिमा और उत्साह से करता था, हर आने जाने वाले का अभिवादन करता था। अच्छा। बिल गेट्स कहते हैं कि उन्हें रात में बर्तन धोना पसंद है। रिचर्ड फेनमैन जैसे वैज्ञानिक को खाली समय में दीवारें पेंट करने में मजा आता था। मतलब किसी भी काम में डूब जाना। हाँ, उन छोटे क्षणों में भी पूरी तरह मौजूद रहकर हम एक तरह का संतोष पा सकते हैं। ये भी फ्लो का ही एक रूप है। और ये शायद उस ब्लू जोन वाली बात से भी जुड़ता है कि जरूरी नहीं कि आप जिम में घंटों पसीना बहाएं, बल्कि दिन भर चलते फिरते रहना, सक्रिय रहना ज्यादा जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। ओकिनावा के लोग घंटों जिम नहीं करते, वो बागवानी करते हैं, पैदल चलते हैं, नाचते गाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। मतलब वो लगातार हिलते डुलते रहते हैं। वो ज्यादा बैठते नहीं है। बिल्कुल। तीव्र व्यायाम की जगह निरंतर हल्की फुल्की गतिविधि शायद ज्यादा फायदेमंद है लंबी उम्र के लिए। और इसीलिए जापान का वो रेडियो ताइसो इतना लोकप्रिय है। रेडियो ताइसो? ये क्या होता है? ये सुबह रेडियो पर आने वाला एक सरल सामूहिक वार्म अप रूटीन है। जापान में बहुत आम है। स्कूलों में, दफ्तरों में लोग इसे साथ में करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? बहुत ही सरल व्यायाम होते हैं, जोड़ों को खोलने, मांसपेशियों को जगाने के लिए। जैसे एक मूवमेंट है जिसमें हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर नीचे लाते हैं। सोचिए, हम दिन भर में कितनी बार ऐसा करते हैं? शायद कभी नहीं। हाँ, बात तो सही है। ये रेडियो ताइसो सौम्य गति, समुदाय की भावना क्योंकि लोग साथ करते हैं, और स्वास्थ्य लाभ, इन सब का एक अच्छा मिश्रण है। और इसी तरह योग और ताई ची जैसे अभ्यास भी हैं। ये भी मन और शरीर को जोड़ने और शांत रखने में मदद करते हैं ना? हाँ, ये सभी अभ्यास, रेडियो ताइसो, योग, ताई ची, किकोंग, ये सब धीमी सचेत गति पर जोर देते हैं। इनके नियम स्पष्ट होते हैं जो फ्लो में जाने में मदद करते हैं। अच्छा, नियम स्पष्ट होने से फ्लो में मदद मिलती है। हाँ, क्योंकि आपको पता होता है कि अगला कदम क्या है, अनिश्चितता कम होती है, तो आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये अभ्यास न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति और संतुलन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये उसी निरंतर सौम्य गतिशीलता का हिस्सा हैं जो लंबे स्वस्थ जीवन से जुड़ी हुई है। तो हमने एकिगाई, समुदाय, खान-पान, मानसिकता, फ्लो और हल्की कसरत, इन सब पर बात की। दुनिया के जो सबसे बुजुर्ग लोग हुए हैं, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं?
कोई एक खास बात जो सबसे अलग दिखती हो? देखिए, सबकी कहानियां अलग हैं, लेकिन कुछ धागे कॉमन जरूर हैं। अगर एक चीज चुननी हो तो मैं कहूंगा नजरिया, जीवन के प्रति उनका रवैया। नजरिया? हाँ, कैसा नजरिया? एक तरह का लचीलापन, स्वीकार्यता और सकारात्मकता। जैसे जीन कैलमेंट, जो 122 साल जी, उनमें गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था। वो कहती थी, मैं बूढ़ी नहीं हो रही, मैं बस पक रही हूँ। हाँ। ओकिनावा के बुजुर्गों से बात करके भी यही लगता है। उनकी सलाह सीधी सादी होती है। चिंता कम करो, मुस्कुराओ, लोगों से मिलो जुलो, अच्छी आदतें बनाओ, थोड़ी बागवानी करो, उंगलियों को व्यस्त रखो, रोज थोड़ा चलो फिरो, खाने में वैरायटी रखो, अपने पूर्वजों को याद रखो, दोस्तों से रोज मिलो, बातें करो। और जिंदगी की रफ्तार? हाँ, वो भी धीरे जीवन जियो, आराम से चलो, एक समय में एक काम करो, मौसम का आनंद लो, और सबसे जरूरी, आशावादी रहो। आशावादी? जी, अपने आप से अच्छी बातें करो, खूब हंसो, जीवन में कोई उद्देश्य रखो, छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रहो और दूसरों की मदद करो। उनकी एक घोषणा भी है ओगीमी गांव की। क्या? 80 साल की उम्र में मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। 90 में जब देवदूत मुझे लेने आए तो उनसे कहना कि मुझे 100 तक इंतजार करने को कहें। वाह, क्या जीवटता है। हाँ, यही जीवटता, यही जीने की इच्छा शायद उनका सबसे बड़ा रहस्य है। और कई कलाकार भी हैं जो जीवन में बहुत बाद तक काम करते रहे हैं, जैसे होकुसाई या क्रिस्टोफर प्लमर। ठीक है, तो इस सारी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हमें अपने जीवन में इकिगाई के सिद्धांतों को उतारना हो तो शुरुआत कहाँ से करें? ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में कैसे करें? अच्छा सवाल है। सार यही है कि इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खोजने के लिए आपको सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर जाना पड़े। अच्छा। ये रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे सार्थक बदलाव लाने के बारे में है। ये अपने काम में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसमें अर्थ और फ्लो ढूंढने के बारे में है। मतलब माइक्रो फ्लो? हाँ, माइक्रो फ्लो। और मी समुदाय से जुड़ने के बारे में है, अपने शरीर का ध्यान रखने के बारे में है, अच्छा खाना, हल्की फुल्की कसरत और एक सकारात्मक लचीला नजरिया अपनाने के बारे में है। आपने शुरू में कहा था कि सबके अंदर इकिगाई होता है, तो क्या उसे खोजना मुश्किल है या उसे पहचानना मुश्किल है? खोजना शायद उतना मुश्किल नहीं जितना उसे पहचानना और फिर उसके अनुसार जीना। ये एक तरह की यात्रा है, एक प्रोसेस है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल और उठता है। क्या? किताब में जापान में अनुष्ठानों यानी रिचुअल्स के महत्व का जिक्र है। जैसे किसी नए काम या लक्ष्य को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुष्ठान करना। अनुष्ठान? पूजा पाठ जैसा? जरूरी नहीं, अनुष्ठान कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा एक्शन जो आप जानबूझकर करते हैं किसी चीज को शुरू करने या खत्म करने के लिए। जैसे सुबह उठ के शांति से कप चाय पीना बिना फोन देखे, या काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क साफ करना, या सोने से पहले दिन की 3 अच्छी चीजों के बारे में सोचना। इसका इकिगाई से क्या संबंध? सार्थक अनुष्ठानों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। क्या ये हमें थोड़ा ठहरने, अपने इरादों को स्पष्ट करने और अपने इकिगाई से दोबारा जुड़ने में मदद नहीं कर सकता? हाँ, शायद कर सकता है। ये छोटे ठहराव हमें याद दिला सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। ये हमें वर्तमान क्षण में वापस लाते हैं। शायद ये आधुनिक दबावों के बीच अपने इकिगाई को खोजने या उसे पोषित करने का एक तरीका हो सकता है। ये वाकई एक बहुत अच्छा विचार है सोचने के लिए। शायद सुनने वालों के लिए ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि वे सोचें कि कौन सी गतिविधियां हैं जो उन्हें फ्लो का अनुभव कराती हैं और कैसे वे छोटे छोटे अपने बनाए हुए अनुष्ठानों के जरिए उन गतिविधियों और अपने अंदर के क्यों यानी अपने इकिगाई से ज्यादा गहराई से जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, शायद यही इकिगाई को जीने का एक व्यवहारिक रोजमर्रा का तरीका है। बड़े लक्ष्यों के साथ साथ छोटे सार्थक क्षणों को भी पूरी चेतना के साथ जीना। एक बेहतरीन विचार जिसके साथ हम आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।